तो आज देश के अंदर जो आग लगी है वो आग लगाने वाला और कोई नहीं, वही ब्राह्मण विदेशी हमारे बीच में घुसपैठी करके आग लगाया और देश चल रहा है। तो उसे पहचानने की जरूरत है। इतना बड़ा तबका हमारा है, हम इस देश में 85 से 90% अकेले हैं। किसी अपने बेटे से बताओ कि हम इस देश में 85% हैं, ब्राह्मण विदेशी इस देश में 3.5% है। उससे पूछो, बच्चों से पूछिए कि 3.5 ज्यादा होता है कि 85 ज्यादा होता है। छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि हाँ 3.5 कम होता है, 85 ज्यादा होता है। मगर ऐसी बदहाली देश में पैदा कर दिया हमें, जातियों में बांटकर, हजारों जातियों में बांटकर, कि आज हम बेबस विकस लाचार और गुलाम है अपने देश में। हमारे लोगों को जातीय गर्व है, यद्यपि ये काम ब्राह्मणों ने किया, धोखेबाजी किया, समाज के साथ धोखेबाजी किया और जाति बना दिया, तो हमारे लोगों के अंदर जातीय गर्व, जातीय चेतना आ गई। वर्गीय चेतना हमारे समाज के लोगों में नहीं। अगर वर्गीय चेतना होती तो ये दुर्दशा समाज की न होती। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में हमारे समाज को जितने भी अधिकार दिए हैं, जो भी अधिकार दिए हैं, किसी को जाति के नाम पर नहीं दिए। अगर ट्राइबल्स को अधिकार मिला है, आदिवासियों को अधिकार मिला है, 5वीं और 6ठी अनुसूची में जल जंगल जमीन पर उनका मौलिक अधिकार है, उनका जल जंगल जमीन पर उनका अधिकार होना चाहिए, तो जाति के रूप में नहीं दिया बल्कि ट्राइबल्स के रूप में दिया, एक समूह और एक वर्ग के रूप में दिया। अनुसूचित जाति के लोगों को जो अधिकार दिया उसे एससी के रूप में दिया, और ओबीसी के लोगों को, जो इस देश का 52% है, देश की आधी से अधिक आबादी है इस देश में ओबीसी, उसको भी किसी गलरिया कुर्मी केवट के रूप में अधिकार नहीं मिला है, बल्कि उसे पिछड़े वर्ग के रूप में अधिकार मिला है। मगर हमारे लोगों में वर्गीय चेतना नहीं है, जातीय चेतना। और जातीय चेतना भी हमें कमजोर करने के लिए ब्राह्मणों ने ही सीढ़ीनुमा व्यवस्था बनाई। सीढ़ीनुमा जो व्यवस्था बनाई ब्राह्मणों ने जातिगत, वो हमारे अंदर जाति ईगो पैदा किया मनवादी विचारधारों को लोग। जैसे हम यादव हैं तो यादव से कहता है कि आप गलरिया से बड़े हैं, कुर्मी से कहता है आप केवट मल्लाह से बड़े हैं, लोहार से बताया कि आप कुहार से बड़े हैं, पासी को बताया तुम चमार से बड़े हो, माली को बताया तुम मुराई से बड़े हो। इस तरह से सीढ़ीनुमा जातिगत व्यवस्था जो बनाई, हमारे आपके अंदर जाति ईगो, जाति स्वाभिमान पैदा किया कि हम एक दूसरे से बड़े हैं। हमको तो गर्व हो गया, मैं यादव हूं, मैं सबसे बड़ा हूं। ठीक है, मैं बड़ा हूं, सबसे बड़ा माना कि मैं सबसे बड़ा हूं, मगर क्या हम यादव होकर क्या यह भी बात सोचे कि हम पंडित जी से बड़े कब बनेंगे? ये बात हमने सोचा? अगर ये बात सोचे होते और समाज में जागृति पैदा किए होते, जब समाज के लोगों में वर्गीय चेतना पैदा किए होते, तो समाज की ऐसी दुर्दशा न हो। तो साथियों, हमारे समाज की जो दुर्दशा है वो इसलिए है कि हमारे लोगों में को 2 चीज की बड़ी नशा है हमारे लोगों। एक तो जाति की नशा है, जाति की नशा, और एक धर्म की नशा है। ऐसी धर्म की घुट्टी पिला दिया है ब्राह्मणों ने इस देश के हमारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को, कि वो धर्म को सब कुछ समझते हैं और जाति को सब कुछ समझते हैं। जाति हमें अधिकार जो मिला है वो वर्ग के रूप मिला है, मगर सारे अधिकार हमको वर्ग के रूप मिला, पिछड़े वर्ग का। मगर हमें जाति का नशा है। जाति का नशा होने की वजह से हमारे अंदर जाति युग है। अधिकार चाहिए हमें वर्ग के रूप में, अधिकार हमें वर्ग के रूप में चाहिए, लेकिन नेता हमें जाति का चाहिए, जाति का नेता चाहिए। तो जो जाति का नेता चाहने की बात करते हैं
जो जाति का नेता है वो जाति का कैसे सत्यानाश करता है, उसे जानिए कि जो जाति का नेता है अपनी जाति अपनी बिरादरी में जाता है, अपनी जाति बिरादरी में जाता है, जाति को इकट्ठा करने के लिए लोगों में स्पीच करता है, अपनी बात को बताता है कि सारी जातियां इकट्ठा हो गई है, एक हो गई, सारी जातियों का विकास हो गया, आगे बढ़ गई, हमारी जाति पिछड़ी है, हम कब बढ़ेंगे, हम तो बहुत पीछे चले गए हैं। तो वो जो जाति का नेता है अपनी जाति को इकट्ठा करता है, और जब इकट्ठा कर लेता है तो वो बड़े नेताओं के बड़ी पार्टियों के नेताओं के पास जाता है, अपनी जाति को बेचने के लिए जाता है। जो जाति का नेता अपने जाति को इकट्ठा कर लेता है तो वो बड़ी पार्टियों के बड़े नेताओं के पास जाता है और कहता है, जैसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस के पास जाति का नेता जब जातियां इकट्ठा कर लेता है अपनी जाति बिरादरी को, तो वो सोनिया गांधी के पास जाता है और सोनिया गांधी से कहता है कि मैम, हमने अपने जाति के लोगों को इकट्ठा कर लिया है प्रदेश के अंदर, और हमारे बिरादरी हमारी जाति के लोग जो हैं प्रदेश में 2 करोड़ हैं, बताइए आप क्या कहना चाहती हैं। तो सोनिया गांधी उनको कहती हैं कि चलो अपने जात के लोगों को इकट्ठा कर लिया है और हमारी पार्टी को अपनी जात के लोगों से समर्थन करवा रहे हो, चलो तुम्हें मैं राज्यसभा का मेंबर बना दूंगी। लोकसभा का टिकट बेटा है तो लोकसभा का टिकट ले लेना। बात नहीं बनती तो व्यक्ति क्या करता है, जाति का नेता, सौदा तय नहीं होता, दलाली उसकी फिट नहीं हो पाती, तो जाति का नेता जो है भागा भागा किसके पास जाता है, तब अमित शाह के पास जाता है। अमित शाह के पास जाता है तो जाति का नेता उनसे कहता है कि हम सोनिया गांधी मैडम के पास गए थे, जात के लोगों को इकट्ठा कर लिया, वो हमें राज्यसभा का मेंबर बनाना चाहती थी, लोकसभा का टिकट भी दे रही थी, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। तो अमित शाह कहते हैं चलिए तुम्हारा जो बेटा है उसको भी टिकट दे देता हूँ, पेट्रोल पंप गैस की एजेंसी भी ले लो, सौदा तय हो जाता है। और समाज के लोगों को अमित शाह से, बड़े राजनीतिक दल से सौदा करके अपने समाज को बेचने का काम करता है। तो जिस तरह से भेड़ का मालिक भेड़ का सौदा कर लेता है, चिकवा के हाथ कसाई के हाथ भेड़ को बेच देता है, तो भेड़ों को पता नहीं चलता। भेड़ का मालिक कसाई के हाथ भेड़ को बेच देता है, भेड़ का सौदा कर लेता है और पैसा अपने पॉकेट में रखता है, मगर भेड़ों को पता नहीं चलता। तो जिस तरह से भेड़ का मालिक भेड़ का सौदा कर लेता है, भेड़ों को पता नहीं चलता, उसी तरह से जाति का नेता अपनी जात का सौदा कर लेता है, जात को पता नहीं चलता, समाज को बेच देता है जाति को। तो वो जो नेता होता है वो तो आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वो साइकिल से चलता था, हवाई चप्पल पहन के चलता था, फटा पायजामा पहन के चलता था, मगर वो लोकसभा का टिकट मिल गया, बेटा भी एमएलए हो गया, खुद राज्यसभा का मेंबर हो गया, गैस की एजेंसी पा गया, पेट्रोल की एजेंसी पा गया, आगे निकल गया जाति का नेता। मगर जाति उसकी बिरादरी हो जहाँ थी वही रह गई। इसलिए कि जब वो एमएलए एमपी बन जाता है और सदन में बैठता है तो सौदा हुआ है ना, तुम अपनी जात की बात जो लेना हो ले लो, मगर जाति के विकास की, जाति को आगे बढ़ने की बात मत करना, सौदा हो चुका है। तो जो जाति का नेता है वो अपनी जाति के लिए सदन में नहीं बोलता, उसकी स्थिति सदन में मुंह बंधे कुत्ते जैसी होती है। जैसे किसी कुत्ते का मुंह बांध दिया जाए तो वो कुत्ता जो होता है, काटने की बात तो छोड़ दीजिए, वो कुत्ता भौंक भी नहीं सकता, मुंह बंधा कुत्ता जैसी उस एमएलए एमपी की हो जाती है कि वो काटने की बात छोड़ दीजिए, वो कुत्ता भौंक भी नहीं सकता। इस तरह के नेता सदन में जाते हैं तो समाज का सत्यानाश, जाति का सत्यानाश करते हैं कि नहीं। तो इसलिए हमारे लोगों को अधिकार चाहिए वर्ग के रूप में, मगर चाहिए नेता जाति के रूप में। और जाति का नेता जब सदन में चला जाता है तो अपनी ही जाति का सत्यानाश करता है और जाति को बेचने का काम करता है। तो लोगों को जाति का नशा है, ये जाति का नशा छोड़ना होगा। दूसरी बात,
हमारे लोगों को धर्म का नशा है। धर्म का कैसे नशा है? बहुत सारे लोग ओबीसी के भी यहाँ होंगे, एससी एसटी के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। 90 में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, मान्यवर कांसीराम साहब के दबाव से, बीपी सिंह की सरकार थी, मान्यवर कांसीराम साहब ने दिल्ली में बहुत बड़ी रैली किया, सरकार पर दबाव पड़ा, देवीलाल को सरकार ने बीपी सिंह के बर्खास्त कर दिया था। उनके बीपी सिंह के पास उसमें 2 चेले संसदविद थे, बहुत तेज थे और मंडल मसीहा कहे जाते थे, सामाजिक न्याय के पक्षधर थे लोग, जिनका नाम था माननीय रामविलास पासवान जी, आज दुनिया में नहीं है, और दूसरे नेता थे शरद यादव जी। ये मंडल मसीहा कहे जाते थे। देवीलाल को निकाला तो ये दोनों बीपी सिंह से कह दिए कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट अगर लागू करना है तो कर दो, अगर नहीं करते हो तो आज की तारीख से हमारे नेता देवीलाल हैं, हम आपका साथ छोड़ रहे हैं। माननीय कांसीराम साहब दिल्ली में मंडल कमीशन को लागू करवाने की बहुत बड़ी रैली कर रहे हैं, हम देवीलाल के साथ जा रहे हैं। बीपी सिंह पर बहुत दबाव जबरदस्त जब पड़ा और रामविलास पासवान, शरद यादव सरीखे नेता भी उसका साथ छोड़े को चुनौती दे दिए, तब बीपी सिंह बहुत दबाव में आया, सख्ते में पड़ा, माथे पे पसीने की लकीरें खिंच गई, परेशान हो गया। तब जाकर कांसीराम साहब का ऐसा जबरदस्त दबाव था कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई। अब देखिए किस तरह से धोखेबाजी किया बीपी सिंह की सरकार ने और बीपी सिंह ने। इस देश में ओबीसी की जनसंख्या 52% है देश के अंदर, मगर संविधान हमारे समर्थन में है। 52% बैकवर्ड को 52% आरक्षण, यानी मंडल कमीशन सरकारी नौकरियों में, एजुकेशन में, हर क्षेत्र में, शासन में, प्रशासन में, मिल में, फैक्ट्री में, कल में, कारखाने में, उद्योग में, धंधे में, रियल एस्टेट में, प्राइवेट सेक्टर में, कारपोरेट में, फिल्मी दुनिया में, पुस्तकालय में, साहित्य में, धन में, धरती में, ठेका में, पट्टा में, लाइसेंस में, सारे क्षेत्र में 52% आरक्षण लागू करना चाहिए था, मगर धोखेबाजी किया। 52% ओबीसी को 27% आरक्षण दिया। तो 27% जो आरक्षण दिया, इधर आरक्षण दे रहा है 27%, उधर अपने ही चेला ब्राह्मण मधुलिमय को भेज दिया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में उसने रीट दाखिल कर दिया। जो रीट दाखिल किया मधुलिमय ने, उसका फैसला 16 नवंबर 1992 को आया। 16 नवंबर 1992 को जो आया फैसला, मामला एक था मंडल कमीशन का, पिछड़ों को उनका अधिकार दिए जाने का मामला था, और मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया है उसमें कुल 19 सिफारिशें हैं। 19 सिफारिशों में केवल 2 सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया, 17 सिफारिश आज तक नहीं लागू किया है। 52% जो फैसला 16 नवंबर 1992 के आया, 52% ओबीसी को केवल 27% आरक्षण दिया, 27%, और अलग से क्रीमी लेयर लगा दिया। जो 27% आरक्षण दिया उसमें क्रीमी लेयर लगा दिया। क्रीमी लेयर का मतलब होता है मलाईदार परत, क्रीम। उसमें तत्समय यानी 90 में, 92 में जो फैसला आया, तत्कालीन समय में जो फैसला आया, उसमें क्रीमी लेयर लगा दिया। तत्समय में ये शर्त लगा दिया, कंडीशन लगा दिया कि जिसकी आमदनी 1 लाख रुपए होगी, अब तो 6 लाख हो गई, 8 लाख भी कर दिया गया, सुनने में आया है। तो जिसकी आमदनी 1 लाख रुपए होगी उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी जो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, लिखा सकता है, सुविधा दे करके उसे MA, BA, DPhil, DLED की डिग्री दिला सकता है, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऊपर से आरक्षण काट दिया, ऊपर से आरक्षण काट दिया। फिर फैसला क्या दिया कि ऐसे लोगों को आरक्षण मिलेगा जिनकी आमदनी 1 लाख से कम होगी। तो हमारे समाज के लोग, जो लोग BPL कार्ड पर जिंदगी बसर करते हैं, जो लोग अंत्योदय कार्ड पर जिंदगी बसर करते हैं, जो लोग विधवा पेंशन पर जिंदगी बसर करते हैं, जो वृद्धा पेंशन पर जिंदगी बसर करते हैं, जो मिड डे मील के सहारे चलने वाले प्राइमरी स्कूल पर जिंदगी बसर करते हैं, जो लोग नरेगा की मजदूरी पर जिंदगी बसर करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते हैं, और जब पढ़ नहीं पाएंगे तो उन्हें आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा? आरक्षण नीचे से भी काट दिया, आरक्षण ऊपर से भी काट दिया, आरक्षण नीचे से भी काट दिया। और जो आरक्षण दिया
27% जो दिया उसमें क्रीमियल लगा दिया, नौकरियों में दिया, मगर एजुकेशन में नहीं दिया, जबकि प्रायोरिटी के आधार पर एजुकेशन में देनी चाहिए थी। जब हम पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी में कैसे जाएंगे? तो एजुकेशन के प्रायोरिटी ना दे करके नौकरी की 27% प्रायोरिटी दिया, मगर एक हाथ से दिया 27% और क्रीमी लेयर लगाकर दूसरे हाथ से छीन लिया, यानी आरक्षण को खत्म कर दिया। ये समझने वाली बात है, जानने समझने का मामला है। इसके अलावा जो 16 नवंबर 1992 को फैसला मंडल कमीशन पर आया, वो मामला वो ओबीसी का था, वो मामला SC ST का नहीं था, मगर पार्टी फरीक मुकदमा भी नहीं थे। SC ST के लोग फरीक मुकदमा नहीं थे, कोई पार्टी नहीं थे, इसके बावजूद भी मंडल कमीशन के उस 16 नवंबर 92 के फैसले को SC ST के विरोध में भी फैसला सुना दिया। अरे भाई, किसी के विरोध में, किसी के समर्थन में अदालत जब भी फैसला देती है तो वो पार्टी होनी चाहिए, फरीक मुकदमा होना चाहिए, या तो वादी होना चाहिए, मगर ना वादी था, ना प्रतिवादी था, ना पार्टी था। इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट जैसे बेईमान लोग वहाँ बैठे हैं, मनवादी विचारधारा के लोगों ने मामला ओबीसी के विरोध में फैसला तो दिया ही, SC ST के भी विरोध में फैसला दिया। क्या फैसला दिया? फैसला विरोध में दिया कि जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन है, सरकारी नौकरियों में SC ST को जो नौकरियों में भी प्रमोशन है, नौकरी में प्रमोशन तो ही है, मगर नौकरी जब पा जाते हैं तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, प्रोन्नति में, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन है, उसको खत्म करने का काम किया। और जो मुद्दा आया, ये मुद्दा पूरे 85% के विरोध में दिया। तो 85% के विरोध में जो फैसला हुआ, संविधान के विरोध में फैसला हुआ, बहुजन समाज के विरोध में फैसला हुआ, ये सारे समाज के लोग इकट्ठा हो जाते और अपना अधिकार लेने के लिए दिल्ली चलो का नारा देते। इसलिए कि SC ST का रिजर्वेशन इन प्रमोशन छीना, बैकवर्ड का आरक्षण छीना, दोनों का हक अधिकार छीना, दोनों इकट्ठा हो जाते, एक शक्ति का निर्माण होता, एक ताकत का निर्माण होता। अपना अधिकार लेने के लिए सड़क से लेकर के संसद तक दिल्ली को कूच करते, हमारा अधिकार दो। हम दिल्ली चलो, दिल्ली का नारा ना दे करके, ना दे पाए, उसका तत्काल ब्राह्मणों ने काउंटर कर दिया। हम लोग जाते, पूरा SC ST OBC जाता, दिल्ली कूच करता अपने अधिकार के लिए, मगर उसके पहले 16 नवंबर 92 को फैसला आया। हम दिल्ली जाते, सरकार के विरोध में जाते, हमारा अधिकार बहाल होता कानून बना करके, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी पलटने का अधिकार संसद को है। संसद, लोग हमारे देश में बताया जाता है कि न्यायपालिका सर्वोच्च है, न्यायपालिका से बड़ा उसका कोई नहीं है, एकदम 100% गलत है। संसद सर्वोच्च है। संसद को वो पावर है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए किसी भी फैसले को रद्द कर सकता है, संसद ये पावर होता है। नहीं तो 1984 में साहबानों का मामला जब भरण मेंटेनेंस का उछला था, तो इंदिरा गांधी 1984 में देश की प्रधानमंत्री थी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, इंदिरा गांधी ने कैबिनेट की बैठक बुलाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द किया था। संसद को सबसे ज्यादा पावर है, मगर देश में बताया क्या जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय को पावर। तो हम दिल्ली ना जा सके, हमारे मामले को खत्म करने के लिए ईसू का मामला नान ईसू में कैसे ब्राह्मणों ने बदल दिया कि 6 दिसंबर 1992 को जाकर के बाबरी मस्जिद अयोध्या में गिरवा दिया। और कौन गिराने गए? यही है, हम ही लोग गए गिराने के लिए। सबसे ज्यादा वो ओबीसी के लोग गए हमारा मुद्दा दबाने के लिए कि हम दिल्ली कूच कर ना सके। 6 दिसंबर 1992 को हमारे मामले का काउंटर किया और बाबरी मस्जिद गिरा दिया। जब बाबरी मस्जिद गिर, अब सोचिए कि बैकवर्ड लोग कितने भगत हैं कि हम अधिकार लेते रहेंगे, अधिकार तो हमारा मिल जाएगा, पहले हमारे भगवान का मंदिर बन जाना चाहिए। अगर ये लोग दिल्ली कूच किए होते, बाबरी मस्जिद ध्वस्त करने अयोध्या कूच ना किए होते, तो कम से कम लाखों नौकरियां हमारे समाज के लोगों को मिलती, लाखों नौकरियां मिलती। मगर ओबीसी के लोग अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम किया।
अगर अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाला इंसान आपने ना देखा हो 74 सालों में, तो ओबीसी को देखें, जिसको लाखों नौकरियां मिलती, वो ना जाकर के वहां पर दिल्ली कूच ना करके वो अयोध्या कूच कर दिया और बाबरी मस्जिद गिराया। बाबरी मस्जिद गिर गई। बाबरी मस्जिद जब गिर गई, ध्वस्त कर दिया, उसको शहादत दे दिया, तो मामला दूसरा चल गया। अब मंदिर कब बनेगी, मस्जिद गिर गई है, क्या होगा क्या ना होगा, कौन जेल जाएगा, कब बनेगी, कैसे बनेगी, ये मामला चर्चा में रहा, ये मामला चर्चा में आ गया। तो हमारे लोगों को जैसे जाति का नशा है वैसे धर्म का भी नशा है। इनको अपनी नौकरी का ख्याल नहीं आया, अपने रिजर्वेशन का अधिकार नहीं की चिंता नहीं की, जो संवैधानिक अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया उसकी चिंता नहीं की। उनको ज्यादा चिंता हो कि हमारे भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दे दिया कि राम का मंदिर बने। तो जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त करना था तो ओबीसी के लोग गए। कौन गया? विनय कटियार जाति के कुर्मी हैं, ओबीसी के हैं। कल्याण सिंह लोधी समाज के हैं, ओबीसी के हैं। उमा भारती ओबीसी से आती हैं। प्रवीण तोगड़िया ओबीसी से आते हैं। बाबरी मस्जिद ध्वस्त करना था तो ओबीसी गया, मगर आज राम मंदिर का निर्माण का ट्रस्ट बन गया तो सरकार को जो ट्रस्ट बना एक भी ओबीसी याद नहीं आया। यहां तक कि जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद के शहादत में आगे रहे, ऐसे लोगों को भी ब्राह्मणों ने पूछा नहीं। ट्रस्ट में सारे ब्राह्मण लोग रखेंगे, सारे के सारे ब्राह्मण लोग रखेंगे। चंदा देने के लिए बैकवर्ड, बाबरी मस्जिद ध्वस्त कराने का मामला था तो बैकवर्ड, ट्रस्ट बनना है तो बैकवर्ड की कोई पूछ नहीं हुई। अब बाबरी मस्जिद गिराने के बाद जो मंदिर का अभी फैसला आया, देश में किसी ने सबसे पहले चंदा दिया तो हमारे ही बहुजन समाज के माननीय महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने दिया, जिनको अभी 1.5 साल पहले नाथ द्वारा मंदिर राजस्थान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली। उनकी बीवी भी साथ में गई थी, उनकी बीवी भी पंडितानी है, मगर दहलीज से वापस होना पड़ा। दामाद बनाने के लिए तो रामनाथ कोविंद जी ठीक हैं, मगर मंदिर में दर्शन करने के लिए रामनाथ जी फिट नहीं है, नहीं फिट। तो इस तरह से हमारे लोगों को जाति और धर्म का नशा ज्यादा है, इनको अपने हक अधिकार का नशा नहीं। और ब्राह्मण जिंदा ऐसे, ब्राह्मण 2 चीजों पर जिंदा है, बस 2 मिनट और रखिए, बस हल्का सा बता। 2 चीज पर ब्राह्मण जिंदा है। हमारे लोग के अंदर धर्म का भय पैदा किया। ब्राह्मण 2 चीजें पर जिंदा है। कौन सा 2 चीज है? एक तो श्राप पर, दूसरे वरदान पर। ये काम कैसे हुआ? फलां ने श्राप दे दिया था। ये काम कैसे हुआ? फलां ने श्राप दे दिया था। ये काम कैसे हुआ? फला का वरदान था। ये काम कैसे हुआ? फला का वरदान था। तो ब्राह्मणों ने अपनी व्यवस्था को श्राप और वरदान पर रखा है। मैं सवाल करना चाहता हूँ, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने 6000 की सेना ले जाकर ब्राह्मण राजा दाहिर को सिंध में 6000 सेना लेकर केवल आया था और ब्राह्मण राजा दाहिर की 60,000 सेना को धूल चटा दिया। अरे ब्राह्मणों बताओ, तुम्हारा सांप कहां चला गया? 1012 में तुम लड़ाई हार गए, 1039 में लड़ाई हार गए, सोमनाथ का मंदिर लूट लिया गया। 1526 में पृथ्वीराज चौहान महमूद गजनवी ने लूट लिया, हत्या भी कर दिया। तुम्हारा सांप कहां चला गया था? श्राप क्यों नहीं दिए? अरे ब्राह्मणों, अगर तुम्हारे सांप में इतना दम था तो जितने भी आक्रांता आए सांप दे दिए, उस सीमा पर ही जल के खाक हो गए होते। क्यों नहीं श्राप दे दिया? देश लुटता रहा, इज्जत लुटती रही और विदेशियों से भारत को गुलाम बनाते रहे और इतिहास पर अपने काली करतूतों पर, काले कुकर्मों पर पर्दा डालने का काम करते हो। शर्म नहीं आती हो? कितने बड़े धोखेबाज हो। मेरे समाज के लोगों की धोखेबाजी को समझना होगा। गुलाम कराया इन्होंने, गुलाम कराया है देश को। जितने आक्रांता बाहर से आए हैं भारत में, सारे के सारे इन्हीं लोगों ने बुलाया है। बाबर को भारत में बुलाने वाला और कोई नहीं। राणा सांगा, राणा प्रताप जिनको कहते हैं, राणा प्रताप जी, इन्हीं के पुरखे राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ अगर बाबर को किसी ने बुलवाया तो राणा सांगा ने बुलवाया, इतिहास गवाह है। जितने भी आक्रमण हुए हैं और 74 सालों से देश को गुलाम बना रहे हैं,
हमारे लोगों से कहते हैं ब्राह्मण के बिना देश कोई चला ही नहीं सकता, ब्राह्मण ही देश चलाएगा, केवल ब्राह्मण देश चला जा सकता है। हमने दिखा दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया, बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाया। 27 साल तक प्रदेश के अंदर किसी ब्राह्मण क्षत्रिय की हैसियत नहीं थी कि अपनी सरकार बना ली जाए। और नारा लगाते हैं हमारे विरोध में 27 साल यूपी बिहार, नारा लगा था ना, 27 साल यूपी बिहार। 27 साल तक यूपी नहीं बिहार थी, बल्कि पंडित जी लोग बेकार थे, इसलिए कि 27 साल तक उत्तर प्रदेश की सत्ता बैकवर्ड और एससी के चारों तरफ घूमती रही, ब्राह्मण को मौका नहीं मिला, इसलिए ब्राह्मण बेहाल था, यूपी नहीं बेहाल थी। ये मामला है। तो मेरे साथियों, समय ज़्यादा मैंने ले लिया, क्षमा चाहता हूँ, मगर गुजारिश से करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि 74 साल का समय बहुत लंबा बीत गया। हमारे लोगों को सारे हक अधिकार छीन लिए गए, सारे संवैधानिक प्रतिष्ठानों पर वही बैठा है, मंडल कमीशन छीन लिया गया, आपकी नौकरियां छीन ली गई, रोजी रोजगार छीन लिया गया। आज देख लीजिए मंदिर, 24 लाख मंदिर देश में है, हर मंदिर का पुजारी केवल ब्राह्मण है। जहाँ की आमदनी 6 मंदिर तो देश में ऐसी है कि जहाँ की आमदनी 50,000 करोड़ रुपए महीने की है, 50,000 करोड़ रुपए महीने की आमदनी है। 6 मंदिर ऐसे हैं, तिरुपति बालाजी का मंदिर, पद्मनाभन का मंदिर, सबरीमाला मंदिर, 50-50 हजार करोड़। इतनी आमदनी तो आपके आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नहीं, आपके खजाने का में भी नहीं, मगर देश की आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा देश के खजाने में जो जाता है, हमारा पैसा देश में 85% हम हैं, सबसे ज़्यादा सामान हम खरीदते हैं, हमारा ही पैसा जीएसटी के रूप में खजाने में जाता है, वही जीएसटी के पैसा से देश की तरक्की होती है। तो सब कुछ छीन लिया गया है। अगर आप लोग साथ सहयोग समर्थन करते हो और इस देश के राजा बनना चाहते हो, इस देश के मालिक बनना चाहते हो, तो बहुजन मुक्ति पार्टी घूम घूम कर परिवर्तन यात्रा निकालकर पूरे प्रदेश के अंदर सामाजिक चेतना और राजनीतिक चेतना पैदा करने का काम कर रही है। आप साथ सहयोग समर्थन करोगे, ये आपसे उम्मीद जताता हूँ। अगर बहुजन मुक्ति पार्टी सत्ता में आप सत्ता नशीन करते हैं, तो बहुजन मुक्ति पार्टी आपके हित में, आपके अधिकार के लिए फैसला लेगी। आपको जीवन निर्वाह निधि के रूप में 18,000 रुपये महीने देने का काम करेगी। जिसकी किसान और मजदूर की उम्र 60 साल हो जाएगी, उसे 3,000 रुपये महीने पेंशन देने का काम करेगी। जितनी भी हमारी बहन और बेटियां हैं जो पढ़ लिख लेंगी, जिसके पास मास्टर डिग्री होगी 5,000, जिसके पास स्नातक की डिग्री होगी उसे 3,000, जिसके पास माध्यमिक डिग्री होगी उसे 2,500, जिसके पास मैट्रिक की डिग्री होगी, ऐसे युवक और युवतियों को 2,000 रुपये महीने देने का काम करेगी। विधवा, तलाकशुदा और बेसहारा महिलाओं के लिए काम करेगी। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं, जो आशा बहुएँ हैं और जितने भी सहायिकाएँ हैं, इनको भी परमानेंट करने का काम करेगी। मतलब सारे फैसले आपके हित में लिए जाएंगे, आप साथ सहयोग करोगे। इसी आशा विश्वास के साथ 2 लाइन समर्पित करते हुए आपको से विदा लेता हूँ, इसलिए कि नौजवान लोग यहाँ आए हैं। नौजवान ही देश के इतिहास में हमेशा तारीख लिखने का काम किया है, नौजवान ही इतिहास को बदलता है, परिवर्तन करता है। इसलिए 2 लाइन समर्पित करता हूँ कि संघर्षों के साए में युवकों की जवानी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। आपने हमें सुना, बहुत बहुत शुक्रिया।